हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, द सिविलियन इंस्टीट्यूट ऐप पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान में सभ्यताएं एवं जनपद, और सभ्यताओं में हमने बहुत महत्वपूर्ण सभ्यताएं बेसिकली देख ली थी। गणेश्वर सभ्यता, बालाथल सभ्यता, इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता। आज एक और महत्वपूर्ण सभ्यता के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। वो सभ्यता है हमारी कौन सी? आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। देखो, ये जो सभ्यता है, मैं बात करता हूं आपसे, इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। अवशेष प्राप्त कहां से प्राप्त हुए भाई? इस सभ्यता के अवशेष जो है वो हमें उदयपुर में एक नदी बहती है, उदयपुर में एक नदी है आयड़, आयड़ या बेड़च नदी। इस आयड़ या बेड़च नदी के किनारे से इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इस सभ्यता का नाम पड़ा क्या? आहड़ सभ्यता। देखो, इस सभ्यता की खोज की मैं आपसे बात करूं, ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता की खोज की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो इस सभ्यता की खोज 1952 में अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इस सभ्यता की क्या की गई? खोज की गई। देखो, जहां तक उत्खनन कार्य की बात मैं करता हूं, खोज से पहले प्रारंभिक तौर पर खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की, उसके बाद मैं विस्तृत खोज की बात करता हूं। इस सभ्यता की विस्तृत खोज जो है वो 1954 से 56 ईस्वी के मध्य किसने की? रतनचंद्र आरसी अग्रवाल, रतनचंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में क्या हुई? इसकी विस्तृत खोज हुई। आगे मैं बात करूं, अगर इस सभ्यता का उत्खनन जो कार्य है, उत्खनन, इस सभ्यता का उत्खनन जो है वो 1961-62 ईस्वी में एच.डी. साकलिया के निर्देशन में हुआ। एच.डी. साकलिया। तो ये तो देखो, कई बार क्या हुआ पेपर में, उन्होंने खोज में अक्षय कीर्ति व्यास ना देकर ऑप्शन में क्या दे दिया? रतनचंद्र अग्रवाल दे दिया। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो खोज प्रारंभिक तौर पर अक्षय कीर्ति व्यास ने की, लेकिन विस्तृत खोज किसके नेतृत्व में हुई? रतनचंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में। उत्खनन कार्य 1961-62 ईस्वी के मध्य एच.डी. साकलिया के निर्देशन में किया गया। देखो, ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता के समय की मैं आपसे बात करता हूं। समय की अगर मैं इस सभ्यता के समय की आपसे बात करता हूं, तो समय है 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व। 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व का इसका क्या है? समय है। जैसे कालीबंगा का समय हमने पढ़ा था कितना? 2300 से 1750 ईसा पूर्व, और घटते हुए हम 2000 से लेकर 1200 ईसा पूर्व का समय बेसिकली इस सभ्यता का माना जाता है। देखो, उस सभ्यता के उपनामों की मैं आपसे बात करता हूं। इस सभ्यता के उपनामों की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो इस सभ्यता को कहा जाता है ताम्रवती नगरी। क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी। इस सभ्यता को कहा जाता है आघाटपुर, आघाटपुर। इस सभ्यता को कहा जाता है धूलकोट, धूलकोट। और इसे कहा जाता है बनास संस्कृति, बनास संस्कृति। ये इसके क्या है? उपनाम है। देखो, ताम्रवती नगरी क्यों कहा जाता है? तांबे से निर्मित सर्वाधिक जो उपकरण है, या हम कहें कि तांबे से निर्मित बहुत ज्यादा संख्या में उपकरण जो है यहां से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं ताम्रवती नगरी। देखिए, गणेश्वर सभ्यता को बोलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, क्योंकि सभी सभ्यताओं के लिए तांबा वहां से जाता था। लेकिन सर्वाधिक तांबे से निर्मित औजार कहां से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से मिले हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं ताम्रवती नगरी। देखो, उदयपुर में एक गांव है आघाटपुर, और उस आघाटपुर गांव के निकट एक बहुत बड़ा टीला, और उस टीले से बहुत ज्यादा इसके क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। उस टीले की वजह से बोल देते हैं धूलकोट, और गांव की वजह से बोल देते हैं आघाटपुर। यहां आघाटपुर दुर्ग भी स्थित है। ठीक है, एक और नाम दिया गया बनास संस्कृति। ये बनास संस्कृति नाम जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया, किसने दिया? एच.डी. साकलिया। एच.डी. साकलिया ने इस संस्कृति को या इस सभ्यता को क्या कहा? बनास संस्कृति कहा। क्यों कहा? क्योंकि देखो, इस सभ्यता का विकास जो है बनास और उसकी सहायक नदियां, बनास
और बनास की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? बेड़च, गंभीरी, कोठारी, मैनाल। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सभ्यता का क्या हुआ? विकास हुआ। इस सभ्यता या संस्कृति का विकास बनास और उसकी सहायक नदियों के बेसिन में हुआ, इसलिए इसको बनास संस्कृति नाम दिया गया। किसने दिया? एच.डी. सांकलिया ने। अब देखो मैं बात करता हूं इस सभ्यता की किसकी? अवशेषों की। प्रमुख अवशेष, प्रमुख अवशेष देखो कौन कौन से अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। यहां से प्राप्त हुई हैं तांबा गलाने की भट्टियां, तांबा गलाने की भट्टियां। यहां से प्राप्त हुई है अनाज पीसने की चक्कियां, अनाज पीसने की चक्कियां। यहां से प्राप्त हुए हैं, हम कह सकते हैं इस स्थल से हमें प्राप्त हुए हैं धूपधानियां, जो कि पूजा में प्रयुक्त होती थी, पूजा में प्रयुक्त। ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं बिना हत्थे के जलपात्र, बिना हत्थे के जलपात्र। देखो ये दो अवशेष जो हैं कौन कौन से? धूपधानियां, पूजा में प्रयुक्त धूपधानियां और बिना हत्थे के जलपात्र। ये ऐसे ही अवशेष हमें कौन सी सभ्यता से? ईरानी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। मतलब इससे इंडिकेट होता है, इससे संकेत मिलते हैं कि शायद इन लोगों का ईरानी सभ्यताओं से या इस सभ्यता का संबंध ईरानी सभ्यता से रहा होगा। आगे हम बात करते हैं एक घर से 6 चूल्हों के अवशेष। एक घर से 6 चूल्हों के अवशेष, चूल्हों के अवशेष, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि शायद इस समय संयुक्त परिवार प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम मिट्टी से बनी या हम कहें मिट्टी से बनी कौन सी पद्धति में? मिट्टी से बनी टेराकोटा, टेराकोटा पद्धति में निर्मित वृषभ आकृतियां, वृषभ आकृतियां। और जो ये वृषभ आकृतियां हैं, इन वृषभ मतलब होता है बैल, बैल की मिट्टी से टेराकोटा पद्धति में बनी आकृतियां, और इन आकृतियों को बोलते हैं बनासियन बुल, बनासियन बुल। ठीक है। इसके अलावा मिट्टी से बने लाल काले मृदभांड, लाल काले मृदभांड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। लाल काले मृदभांड, रेड ब्लैक वेयर। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कालीबंगा सभ्यता से किस प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं? सादा रंगीन मृदभांड। गणेश्वर सभ्यता से किस प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं? चित्रित धूसर मृदभांड। और आहड़ सभ्यता से किस प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं? तो हमने बात की है लाल काले मृदभांड। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है। तो यहां से मिट्टी से बने लाल काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। साथ में अनाज भंडारण के बड़े पात्र, अनाज भंडारण के बड़े पात्र, ये भी किससे निर्मित है? मिट्टी से ही निर्मित है। ठीक है। इन्हें स्थानीय लोगों द्वारा गोरे व कोठ कहा जाता है, गोरे व
कोठ कहा गया? ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया। गोरे व कोठ नामक अनाज भंडारण के बड़े पात्र या मृद भांड कहां से प्राप्त हुए हैं? कौन सी सभ्यता से? आहड़ सभ्यता से। तो देखो एक बार अवशेषों में तांबा गलाने की भट्टियां, अनाज पीसने की पत्थर से निर्मित चक्की, ठीक है, चक्की का जनरली आप जानते हैं इस प्रकार से, आप लोगों ने देखी भी होगी गांव में, ऐसे इस प्रकार से एक चक्की, ठीक है, और इसमें यहां से आटा डालते हैं और यहां से ऐसे निकलता है, ठीक है। इसके अलावा धूप धानियां, पूजा में प्रयुक्त धूप धानियां और बिना हत्थे के जलपात्र, ये ईरानी सभ्यता जैसे अवशेष है जो संबंध बताता है कि शायद ईरानी सभ्यता से संबंध रहे हों। एक घर से 6 चूल्हे, अब 6 चूल्हे एक घर में है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवार हो सकता है, अभी भी अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी भी आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यताएं पढ़ रहे हैं। लिपि का विकास हुआ है लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। यह संयुक्त परिवार प्रथा को इंडिकेट करता है। मिट्टी से बनी टेराकोटा पद्धति में निर्मित वृषभ आकृतियां, बैल की आकृतियां, क्योंकि पूजनीय जो पशु था इनका वो क्या था? वृषभ था, बैल था, ठीक है, जिन्हें बनासियन बुल की संज्ञा दी गई। मिट्टी से बने लाल काले मृदभांड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। राजस्थान में लाल काले मृदभांड कहां से प्राप्त हुए हैं? तो हम कह सकते हैं आहड़ सभ्यता से। और अनाज भंडारण के बड़े मिट्टी से निर्मित पात्र, इन पात्रों को क्या कहा गया? गोरे व कोट की संज्ञा दी गई। देखो और आगे मैं आगे अवशेषों की आपसे बात करता हूं। देखो इस सभ्यता के लोग रंगाई और छपाई से क्या थे? छपाई से परिचित थे। इस सभ्यता के लोग मृतकों को आभूषणों सहित दफनाते थे। ये जो सभ्यता है ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता। देखो कालीबंगा सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी और ये कैसी सभ्यता थी? ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसके अलावा सुरमा लगाने की सलाई, सुरमा लगाने की सलाई के अवशेष, देखो ये जो सभ्यता है इस सभ्यता से बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इस सभ्यता से 6 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कितने सिक्के? 6 सिक्के। ये जो सिक्के हैं इन सिक्कों के ऊपर एक तरफ त्रिशूल, एक तरफ क्या अंकित है? त्रिशूल अंकित है, तथा दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो, यूनानी देवता अपोलो का चित्र अंकित, यूनानी देवता अपोलो का चित्र अंकित है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है पेपर की दृष्टि से, पेपर में कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। 6 सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर एक तरफ क्या? त्रिशूल और दूसरी तरफ क्या? यूनानी देवता अपोलो का चित्र अंकित किया जाता। इसके अलावा देखिए ज्वार और चावल के अवशेष, देखो इस सभ्यता के लोग हाथी से परिचित थे, हाथी से परिचित, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो ये बहुत सारे अवशेष मैंने डिस्कशन इस सभ्यता में आपसे किए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। हां तो देखिए आहड़ सभ्यता के अवशेषों को पढ़ने के बाद आहड़ सभ्यता के समकालीन कुछ प्रमुख स्थलों की मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए जब आहड़ सभ्यता विकसित हो रही थी उस समय आसपास उस क्षेत्र में और भी छोटी छोटी सभ्यताएं विकसित हो रही थी। जब जयपुर विकसित हो रहा था, अलवर विकसित हो रहा था, ठीक है, दिल्ली विकसित हो रहा था, ऐसे मान लीजिएगा। तो प्रमुख स्थलों में मैं आहड़ सभ्यता के समकालीन प्रमुख स्थलों की आपसे बात कर रहा हूं। सबसे प्रमुख स्थल है गिलुंड। गिलुंड कहां पड़ता है? राजसमंद में। वैसे गिलुंड की काली मेहंदी फेमस है, ये भी हम जानते हैं। देखो इस सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। कौन सी नदी? बनास नदी। बनास नदी के किनारे से सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता की खोज किसने की? खोज की 1957-58 में ब्रजवासी लाल, बीवी लाल के द्वारा इसकी खोज की गई।
प्रमुख अवशेष, अवशेष कौन कौन से हैं? गेहूं के दानों के अवशेष यहां से मिले हैं। लाल काले मृदभांड, ये लाल काले मृदभांड तो पूरी आहड़ सभ्यता का बहुत ही प्रमुख अवशेष है, ठीक है। और हाथी दांत की चूड़ियां, भी मैंने कहा था कि इस सभ्यता के लोग हाथी से परिचित थे, तो निश्चित रूप से हाथी दांत की चूड़ियां हमें कहां से प्राप्त हुई हैं? गिलुंड राजसमंद से। अगला जो समकालीन स्थल है वो है ओझियाना और मगरी ग्राम। ये कहां पड़ते हैं? दोनों भीलवाड़ा में पड़ते हैं। मगरी ग्राम से कोई बहुत विशेष अवशेष नहीं मिले हैं। ओझियाना की मैं बात करता हूं। ओझियाना जो स्थल है इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं भीलवाड़ा में। बनास नदी की एक सहायक नदी है कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी नदी। और उस कोठारी नदी के किनारे से ओझियाना स्थल के अवशेष मिले हैं। खोज किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल ने की। कब की? 1981 ईस्वी में सभ्यता की खोज की। उत्खनन कार्य 2000 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। किसके नेतृत्व में? BR मीना और आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में। और मोस्टली अवशेष की बात करते हैं तो यहां से बैल या वृषभ की मृण मूर्तियां, मतलब मिट्टी से निर्मित मूर्तियां, जिनको ओझियाना बुल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ओझियाना बुल। ओझियाना बुल। जैसे उधर हमने आहड़ सभ्यता में बनासियन बुल कहा था, ठीक है। यहां हम बात कर रहे हैं ओझियाना बुल। अगला जो स्थल है वो है धौली मगरी। धौली मगरी कहां पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। और ये देखो स्थल जो है आहड़ सभ्यता के समकालीन जी जितने भी स्थल हमने पढ़े हैं इनमें सबसे नवीनतम जो स्थल था वो कौन सा था? धौली मगरी था। और एक लास्ट में बात कर रहा हूं पिंड पाडलिया चित्तौड़गढ़। तो देखो हमने पढ़ी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी हनुमानगढ़ में थी। हमने पढ़ी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता सीकर में थी, खंडेला की पहाड़ियां, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे भी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता का विस्तार केवल एक जगह नहीं था। आहड़ सभ्यता का विस्तार ओवरऑल हम देखें, ठीक है, तो आहड़ सभ्यता का विस्तार उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा कई जिलों में आहड़ सभ्यता विस्तृत थी। इसलिए ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? आपके दिमाग में कालीबंगा आएगा या गणेश्वर आएगा, लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी और विस्तृत जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? आहड़ थी। तो हम कह सकते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं में, क्या कहें भाई? ताम्रयुगीन सभ्यताओं में, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे विस्तृत सभ्यता, सबसे विस्तृत जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? वो थी आहड़ सभ्यता, ठीक है। एक तो पहली बात तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे विस्तृत सभ्यता कौन सी मानी गई है? आहड़ सभ्यता मानी गई, सबसे बड़ी सभ्यता, ठीक है। इसके अलावा देखो 1960 ईस्वी में उदयपुर में आहड़ सभ्यता से संबंधित जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनकी मैं बात करूं। 1960 में आहड़ संग्रहालय की क्या की गई? आहड़ संग्रहालय की स्थापना की गई, जिसमें आहड़ सभ्यता और उसके समकालीन जो स्थल है उन सभी सभ्यताओं के क्या अवशेष यहां रखे गए हैं। और इस संग्रहालय की स्थापना कहां की गई? उदयपुर में। तो हम कह सकते हैं 1960 में उदयपुर में आहड़ संग्रहालय की स्थापना की गई, जिसमें इस सभ्यता के और इस सभ्यता के समकालीन सभी स्थलों के अवशेष वर्तमान में मौजूद हैं। तो देखिए हमने बड़ी बड़ी प्रमुख सभ्यताओं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं को पढ़ने के बाद कुछ अन्य ताम्रयुगीन स्थलों की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। देखो अन्य प्रमुख ताम्रयुगीन, जैसे हमने स्टार्टिंग में गणेश्वर पढ़ी, बालाथल, उसके बाद कालीबंगा, फिर आहड़, और उसके बाद हमने आहड़ सभ्यता के समकालीन स्थल पढ़े हैं, ठीक है। अब हम कुछ अन्य प्रमुख ताम्रयुगीन स्थलों की आपसे बात कर रहे हैं। अन्य प्रमुख ताम्रयुगीन स्थलों में देखो सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करता हूं तो सबसे पहले है पीलीबंगा, कालीबंगा और पीलीबंगा। यहां पीले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई तो इसको बोल दिया क्या? पीलीबंगा। दूसरा स्थल है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, रंग महल। रंग महल और पीलीबंगा दोनों कहां है? हनुमानगढ़ में है। देखो रंग महल के बारे में थोड़ी डिटेल से मैं आपसे बात कर रहा हूं। रंग महल जो स्थल है, इस स्थल के अवशेष हमें हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी जो प्रदान की गई वो LP टेसीटोरी, लुइस पियो टेसीटोरी जो है इनके द्वारा सबसे पहले जानकारी प्रदान की गई। पहले भी मैं बता चुका हूं LP टेसीटोरी जो है आयरलैंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान थे, ठीक है। इनका कार्यक्षेत्र बीकानेर रियासत रहा है, बीकानेर में ही इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। खोज की बात करते हैं, खोज पेपर में कई बार पूछी गई है। डॉक्टर हन्नारिड जो हैं इनके नेतृत्व में स्वीडिश एक्सपीडियन दल, क्योंकि ये स्वीडन की रहने वाली थी डॉक्टर हन्नारिड, और इनके नेतृत्व में स्वीडिश एक्सपीडियन दल ने इस सभ्यता की क्या की?
खोज की। अवशेषों की अगर मैं बात करता हूं, देखो बहुत महत्वपूर्ण अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। कुषाण कालीन शासक, देखो कुषाण शासक हुए हैं कौन? कनिष्क। हमने एक संवत पढ़ा है शक संवत की शुरुआत कनिष्क के समय में हुई, तो कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के यहां से मिले हैं। गांधार शैली की मूर्तियां, गांधार देखो एक जनपद था, शकुनी मामा की बात अगर हम करते हैं तो गांधार जनपद से संबंध रखते थे। गांधार शैली की मूर्तियां जो है, वर्तमान पाकिस्तान कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वो गांधार जनपद महाजनपद के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो गांधार शैली की मूर्तियां यहां से मिली हैं। चावल की खेती के प्रमाण आज जानते हैं, वर्तमान में भी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में चावल की खेती बहुत पर्याप्त मात्रा में की जाती है, ठीक है। मिट्टी का कटोरा, मिट्टी से निर्मित कटोरा यहां से मिला है, जो वर्तमान में स्वीडन में रखा हुआ है या स्वीडन संग्रहालय में है, जिसको डॉक्टर हन्नारेड जो है स्वीडन अपने साथ लेकर चली गई थी। लाल गुलाबी घंटाकार मृदभांड, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अभी हम देखो स्टार्टिंग में मैंने गणेश्वर सभ्यता में आपको पढ़ाया था चित्रित धूसर मृदभांड, जिनको हमने बोल दिया था PGW प्रकार के मृदभांड, पेंटेड ग्रेवेयर। फिर हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी, कालीबंगा सभ्यता में पढ़ा था सादा रंगीन मृदभांड, सिंपल कलर्ड वेयर, सादा रंगीन मृदभांड पढ़ा था। उसके बाद फिर मैंने आहड़ सभ्यता आपको पढ़ाई है। आहड़ सभ्यता के अलावा गिलुड़ सभ्यता में लाल काले, रेड ब्लैक वेयर, लाल काले मृदभांड। और यहां हम बात कर रहे हैं क्या? लाल गुलाबी। तो लाल गुलाबी जो घंटाकार मृदभांड जो है कहां से प्राप्त हुए हैं? रंगमहल नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा गुरु शिष्य की मूर्तियां, गुरु शिष्य की मिट्टी से निर्मित मूर्तियां भी हमें कहां से प्राप्त हुई हैं? रंगमहल नामक स्थल से प्राप्त हुई हैं। और अगले अवशेषों में मैं देखता हूं तो अगले अवशेषों में बखाला, खुंडी, ये दो स्थल कहां से मिले हैं? नागौर से मिले हैं। और खुंडी जो स्थल है यहां से नालीदार टोंटी का कटोरा, नालीदार टोंटी का कटोरा हमें यहां से मिला है, किस स्थल से? खुंडी नामक स्थल से। नेक्स्ट देखो कुराड़ा जो है नागौर से प्राप्त एक बहुत ही प्रमुख ताम्र स्थल है। एग्जाम आरपीसी थर्ड ग्रेड में 2007 में पूछा गया कि 1934 में राजस्थान पुरातात्विक विभाग द्वारा खोजा गया ताम्र स्थल कौन सा है? तो वो कौन सा है? कुराड़ा है। 1934 ईस्वी में पुरातत्व विभाग द्वारा खोजा गया ताम्र स्थल। उसके बाद पूगल, साबड़िया, डाडाथोरा, ये बीकानेर में है। सोथी जो है, सोथी स्थल भी कहां है? बीकानेर में है। इस सोथी स्थल को कहा जाता है कालीबंगा प्रथम। क्या कहा जाता है? कालीबंगा प्रथम। क्यों कहा जाता है? देखो इस स्थल की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष, कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की, इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की। इसके अलावा जितने भी जिस प्रकार के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार के साक्ष्य कहां से? सोथी स्थल से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। अगला स्थल है श्यामजी, सोहगरा और गुरारा। ये तीनों स्थल कहां से मिले हैं? सीकर से मिले हैं। और गुरारा जो स्थल है यहां से 2744 तांबे से निर्मित आहत सिक्के या इन्हीं को बोलते हैं पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के। बेसिकली वृक्ष, अर्धचंद्र, वृषभ, हाथी, इस प्रकार से 5 मार्क उस सिक्के पर है, ठीक है। इसलिए इन सिक्कों को बोल दिया पंचमार्क सिक्के। 2744 तांबे से निर्मित पंचमार्क सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? गुरारा, सीकर से प्राप्त हुए हैं। एलाना, जालोर बहुत ही प्रमुख स्थल है। कोल माहोली, सवाई माधोपुर, चीथवाड़ी, नंदलालपुरा और नलियासर, ये स्थल कहां है? जयपुर में है। अगला जो प्रमुख स्थल है वो है किराडोल। किराडोल जो स्थल है ये भी जयपुर से प्राप्त हुआ है। इस स्थल से महत्वपूर्ण अवशेषों की बात करता हूं तो कांस्य नृत्यांगना, कांसे से निर्मित एक नृत्यांगना की जो आकृति है वो यहां से मिली है। साथ में तांबे की चूड़ियां, तांबे से निर्मित चूड़ियां भी यहां से मिली हैं। कहां से? किराडोल से। अगला स्थल है कोटड़ा, खानपुरा, चंद्रावती, कहां से प्राप्त हुए हैं? झालावाड़ से। बरवाल, नाडोल, ये स्थल कहां है? पाली में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है मलाहा। मलाहा जो है केवलादेव घना पक्षी विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें स्थित है, बेसिकली भरतपुर जिले में। और यहां से हारफून नामक अस्त्र प्राप्त हुआ है। बेसिकली हारफून जो है एक तांबे से निर्मित अस्त्र था जिसके माध्यम से आदि मानव जो है, प्रागैतिहासिक कालीन मानव जो है वो क्या करता था? शिकार खेलता था, ठीक है। वर्तमान में आर्कटिक और अंटार्कटिक प्रदेशों में जो एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं, ठीक है, उनके द्वारा इस अस्त्र का प्रयोग शिकार खेलने में किया जाता है। गरदड़ा सभ्यता जो है वो बूंदी में स्थित है। बूंदी में एक नदी बहती है छाजा नदी। बूंदी में छाजा नदी के किनारे से गरदड़ा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और अवशेषों में बहुत ही प्रमुख अवशेष हमें मिला है बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। देखो बर्ड का तात्पर्य पक्षी, राइडर का मतलब सवारी,
रॉक मतलब चट्टान, पेंटिंग, एक ऐसी पेंटिंग मिली है चट्टान पर जिसमें पक्षी के ऊपर एक मानव जो है वो सवारी कर रहा है। ठीक है, तो पक्षी सवार मानव की चट्टान पर बनाई हुई आकृति के जो या चट्टान पर बनी हुई पेंटिंग के अवशेष जो मिले हैं वो कहां से मिले हैं? गरदड़ा सभ्यता से मिले हैं। इसके अलावा नांद और अहेड़ा ये अजमेर में प्रमुख स्थल हैं। दुगेरी, रेलावन ये बारां से प्राप्त प्रमुख स्थल हैं। वरमान, रेवदर, चंद्रावती, देखो एक चंद्रावती यहां है, चंद्रभागा नदी के किनारे से प्राप्त हुई चंद्रावती झालावाड़ में, और दूसरी चंद्रावती जो है सिरोही में, बेसिकली परमार शासकों की राजधानी रही है चंद्रावती। ठीक है, इसके अलावा डेरा और बरोर गांव ये श्री गंगानगर से प्राप्त हुए हैं, और सरमानिया जो है वो कहां से? बांसवाड़ा से। साथ में देखो और स्थलों की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जनरली हम देखते हैं जैसलमेर में कुंडा, ओला, पारेवार और सानू, ये जो क्षेत्र है ये जो स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं? जैसलमेर से प्राप्त हुए हैं। यहां से रीढ़धारी चूहों के अवशेष भी मिले। हाँ, तो देखिए इस प्रकार से ताम्रयुगीन सभ्यताएं हमारी क्या हो गई? समाप्त हो गई। देखिए हमने आपको बताया था कि आदि ऐतिहासिक काल में के स्थलों को दो भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ताम्र कांस्य या ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं, और सेकंड हम बात करेंगे आपसे लोहयुगीन सभ्यताएं। तो ताम्रयुगीन सभ्यताएं हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं आपसे किसके बारे में? लोहयुगीन सभ्यताओं के बारे में। देखो लोहयुगीन जो सभ्यताएं हैं उनमें सबसे पहला मैं यहां लिख देता हूं लोहयुगीन सभ्यता, इसी को हम बोल देते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, इसी को हम बोलते हैं आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता। देखो बेसिकली ये जो समय है वैदिक काल, चूंकि लोह धातु की खोज हुई इसलिए हमने इसको बोल दिया लोहयुगीन सभ्यता। और वैदिक काल की यहां शुरुआत हुई 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसी समय इन सभ्यताओं का विकास हुआ इसलिए इसको वैदिक सभ्यता बोलते हैं। आर्य जो मध्य एशिया से आर्य जाति का जो आगमन हुआ वो इसी समय में हुआ, इसलिए इन सभ्यताओं को हम बोल देते हैं आर्य सभ्यता। इनमें देखो सबसे पहली और महत्वपूर्ण सभ्यता की मैं आपसे बात करता हूं वो है विराटनगर। विराटनगर सभ्यता। देखो विराटनगर जो सभ्यता है मैं बात करूं आपसे, इस सभ्यता के अवशेष हमें अवशेषों की अगर मैं बात करता हूं, अवशेष प्राप्त कहां से प्राप्त हुए हैं? जयपुर में एक नदी है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी, जयपुर में बाणगंगा जो नदी है उस नदी के किनारे से हमें, बाणगंगा नदी के किनारे से हमें इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस बाणगंगा नदी के किनारे कुछ डूंगरियां हैं, जैसे एक डूंगरी का नाम है बीजक की डूंगरी। बीजक की डूंगरी। एक डूंगरी का नाम है गणेश जी की डूंगरी। गणेश जी की डूंगरी। और एक डूंगरी का नाम है भीम जी की डूंगरी। ये जो डूंगरियां हैं इन डूंगरियों से हमें प्राप्त हुए हैं क्या? विराटनगर सभ्यता के अवशेष। देखो खोज की मैं बात करता हूं। खोज जो है वो की गई किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम शाहिनी, इन्होंने इस सभ्यता की क्या की? खोज की। कब की? 1936-37 ईस्वी में। ठीक है, उत्खनन की मैं बात करता हूं। इस सभ्यता का जो उत्खनन किया गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, उत्खनन विराटनगर सभ्यता का उत्खनन किसने किया? तो दो व्यक्ति थे, नील रत्न बनर्जी। नील रत्न बनर्जी। और दूसरे व्यक्ति थे कैलाशनाथ दीक्षित। इन्होंने 1962-63 में इस सभ्यता का क्या किया? उत्खनन किया।
देखो उत्खनन से प्राप्त अवशेषों की मैं आपसे बात करता हूं। प्रमुख अवशेष, अवशेषों में हम देखते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है शंख लिपि के प्रमाण। शंख लिपि के प्रमाण, अभी भी देखो लिपि का विकास हुआ है लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। चित्रों का प्रयोग किया जा रहा है, भाव चित्रात्मक है। यहां ज्यादातर जो चित्र है वो शंख जैसे आकृति के हैं, इसलिए इसको बोल दिया हमने क्या, शंख लिपि के प्रमाण। क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में शंख लिपि के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं, तो हम कह सकते हैं विराटनगर सभ्यता से। इसके अलावा स्वर्ण मंजूषा, स्वर्ण मंजूषा के प्रमाण। हम आगे बात करते हैं मंदिरों के साक्ष्य। मंदिरों के साक्ष्य, आपसे पूछा जाए कि वे सबसे पहले मंदिरों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो हम कह सकते हैं विराटनगर सभ्यता से। और यहां हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के अवशेष। महात्मा बुद्ध के अवशेष भी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, इसी स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये इस सभ्यता से संबंधित क्या हुए, अवशेष हुए। वापस ध्यान दीजिएगा, इस सभ्यता के अवशेष जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे से प्राप्त हुए हैं। बेसिकली बाणगंगा नदी के किनारे बीजक की डूंगरी, गणेश जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी से सभ्यता का अवशेष मिले हैं। खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1936 से 37 ईस्वी के मध्य की। उत्खनन नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के नेतृत्व में 1963-64 में हुआ। और प्रमुख अवशेष शंख लिपि के प्रमाण, स्वर्ण मंजूषा के प्रमाण, मंदिरों के साक्ष्य और महात्मा बुद्ध के अवशेष यहां से मिले हैं। आगे देखो अगला जो स्थल है उसके बारे में बात करता हूं। अगला लोहयुगीन जो स्थल है वो है सुनारी। कौन सा स्थल है, सुनारी। देखो सुनारी जो स्थल है ये पड़ता है झुंझुनू में। कहां पड़ता है, झुंझुनू में। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस स्थल से हमें लोहा गलानी की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। लोहा गलानी की भट्टियों के अवशेष, तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष कहां से मिले हैं, आहड़ से मिले हैं। और लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष कहां से मिले हैं, सुनारी झुंझुनू से मिले हैं। ठीक है, ये हुआ दूसरा ताम्र स्थल। तीसरा जो ताम्र स्थल है अगर मैं उसकी बात करता हूं तो वो है जोधपुरा। बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता। देखो जोधपुरा जो सभ्यता है, इस सभ्यता के अवशेष हमें अवशेष प्राप्त, ये क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले तो ये पूछा जाता है जोधपुरा सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में ना होकर कहां, जयपुर में स्थित है। ज्यादातर स्टूडेंट पहले ऑप्शन में जोधपुरा मिलता है, आसानी से गलत कर देते हैं। ठीक है, कहां से प्राप्त हुए, जयपुर में एक नदी बहती है साबी नदी या साहेबी नदी, साहेबी या साबी नदी के किनारे से इस सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। अवशेषों में क्या प्राप्त हुए हैं, हाथी दांत से निर्मित, हाथी दांत से निर्मित आभूषण। और हम बात करते हैं लोहा गलानी की भट्टियां, लोहा गलानी की भट्टियां, यहां से भी लोहा गलानी की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये कौन सा स्थल हुआ, जोधपुरा सभ्यता। नेक्स्ट में बात करता हूं, अगला जो स्थल है वो है नौह। अगला स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्थल का नाम है नौह। और नौह स्थल कहां पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है, देखो इस नौह स्थल के अवशेष हमें भरतपुर में एक नदी बहती है रूपा रेल। कौन सी नदी, रूपा रेल नदी के किनारे से हमें इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सभ्यता का जो खोज की गई वो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई। कब की गई, 1963-64 ईस्वी में। ठीक है, देखो ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता से अवशेषों की मैं आपसे बात करता हूं। इस सभ्यता से प्राप्त जो अवशेष हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण अवशेष यक्ष ऑबलिक
जोख बाबा की प्रतिमा। यह क्वेश्चन जेईएन एग्जाम में पूछा गया, जेईएन एग्जाम 2016 में पूछा गया कि राजस्थान के कौन से स्थल से जोख बाबा या यक्ष की प्रतिमा। देखो यक्ष क्या होता है, जैसे जो देवता होते हैं उनके खिलाफ होते हैं दानव या असुर, और देवताओं का सहयोग करने वाले जो लोग थे वो कहलाते थे यक्ष या जोख बाबा। यक्ष या जोख बाबा की प्रतिमा हमें कहां से मिली है, नौहा भरतपुर से मिली है। इसके अलावा पक्षी चित्रित ईंटें, पक्षी चित्रित ईंटें कहां से मिली हैं, हमें नौहा भरतपुर से मिली है। साथ में हम बात करते हैं 5 संस्कृतियों के अवशेष, 5 संस्कृतियों के अवशेष जो हैं वो भी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, इसी स्थल से प्राप्त हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है यक्ष या जोग बाबा की प्रतिमा, पक्षी चित्रित ईंटें, 5 संस्कृतियों के अवशेष हमें इसी स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये कौन सा स्थल हुआ, नौहा भरतपुर। नेक्स्ट अगला जो स्थल है मैं उसकी बात करता हूं। अगला स्थल है हमारा रैड। कौन सा है अगला जो स्थल है, मैं उसको देखता हूं यहां, रैड सभ्यता। देखो रेड जो सभ्यता है, इस सभ्यता के अवशेष हमें टोंक जिले में, टोंक जिले में एक नदी है ढील नदी, बनास की एक सहायक नदी है, ढील नदी के किनारे से इस सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात, इस सभ्यता की खोज किसने की, सभ्यता की खोज की गई केदारनाथ पुरी, केदारनाथ पुरी के द्वारा इस सभ्यता की क्या की गई, खोज की गई 1938 से 40 ईस्वी के मध्य। खोज और उत्खनन कार्य दोनों इन्हीं के नेतृत्व में हुए। ठीक है, देखो ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता से बहुत ज्यादा मात्रा में लोहे से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं, लोहे से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं, और लोहे से निर्मित औजारों के प्राप्त होने के कारण ही इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। किसको, रेड सभ्यता को। और किस नदी के किनारे से प्राप्त हुई, ढील नदी के किनारे से। खोज या उत्खनन कार्य केदारनाथपुरी के नेतृत्व में हुआ 1938 से 40 ईस्वी के मध्य, और यहां लोहे से निर्मित अत्यधिक औजार मिले हैं, इसलिए इस स्थल को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। इसके अलावा यहां लोहे और चांदी से निर्मित, लोहे और चांदी से निर्मित अत्यधिक संख्या में क्या मिले हैं, निर्मित सिक्के मिले हैं। ये जो सिक्के हैं, इन सिक्कों को धरण या पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धरण या पण। ठीक है, तो लोहे या चांदी से निर्मित अत्यधिक संख्या में सिक्के मिले हैं, साथ में लोहे से निर्मित औजार प्राप्त होने के कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। वर्तमान राजस्थान का टाटा नगर क्या कहलाता है, नागौर। वर्तमान राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है, नागौर को कहा जाता है। ठीक है, और अवशेषों में मैं बात करता हूं गजमुखी, गजमुखी यक्ष प्रतिमा। देखो यक्ष की प्रतिमा तो मिली, लेकिन वो कैसी है, गजमुखी है, हाथी का मुख लगाया हुआ यक्ष की प्रतिमा यहां से मिली है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हुआ हमारा कौन सा, रेड सभ्यता। देखो आगे मैं आपसे बात करता हूं, अगला जो स्थल है वो है नगरी, नगरी सभ्यता। देखो नगरी जो सभ्यता है, इस सभ्यता के अवशेष हमें चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहां से, चित्तौड़गढ़ में एक कस्बा है नगरी कस्बा, वहां से सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अवशेषों में हम देखते हैं तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, शिवी जनपद के सिक्के, शिवी जनपद के सिक्के। इसके अलावा चक्राकार कुएं, चक्राकार कुओं के साक्ष्य, कुओं के अवशेष, साथ में वैष्णव मूर्तियों के, वैष्णव
मूर्तियों के भग्नावशेष ये भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है, इस सभ्यता की खोज जो है वो D.R. भंडारकर द्वारा की गई। बेसिकली खोज जो है D.R. भंडारकर, देवराज भंडारकर के नेतृत्व में खोज हुआ और आगे चलकर फिर इसका उत्खनन कार्य 1904 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। देखो ये राजस्थान में खोदा गया, राजस्थान में खोदा गया या हम कहें कि उत्खनन किया गया, खोदा गया पहला स्थल। दो चीजें हैं, राजस्थान में खोजा गया पहला स्थल था इंद्रगढ़ और दूसरा हमने पढ़ा था विराटनगर। इनकी खोज जो की गई वो C.A. हेकर द्वारा की गई। C.A. हेकर द्वारा कब की गई? 1900 ईस्वी में की गई। तो ये तो खोजे गए पहले स्थल थे और यहां मैं बात कर रहा हूं खोदा गया पहला स्थल, जिसका सबसे पहले उत्खनन किया हो या जिसको सबसे पहले खोदा हो, वो स्थल कौन सा है? नगरी सभ्यता। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण नगरी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण बातें हमने की हैं। चित्तौड़गढ़ में बेसिकली प्राप्त हुआ है। प्रमुख अवशेष में शिवी जनपद के सिक्के, चक्राकार कुएं, वैष्णव मूर्तियों के भग्नावशेष, ये हमें यहां से मिले हैं। ठीक है, और खोज D.R. भंडारकर ने की गई जबकि 1904 ईस्वी में ये राजस्थान में खोदा गया पहला स्थल था। आगे देखो, अगले स्थलों की मैं बात करता हूं। अगले जो स्थल है उनमें एक प्रमुख स्थल हम बात कर रहे हैं भगवानपुरा। कौन सा स्थल है? नेक्स्ट में बात करूं भगवानपुरा। एक और स्थल है ईशवाल और भगवानपुरा, दोनों स्थल हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। ईशवाल जो है इसे प्राचीन औद्योगिक बस्ती, ईशवाल जो है इसे प्राचीन औद्योगिक नगरी के नाम से या बस्ती के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, आगे देखो अन्य प्रमुख स्थलों के, अन्य प्रमुख ताम्र हम बात करें, अन्य प्रमुख लोहयुगीन स्थल। तो अन्य प्रमुख लोहयुगीन स्थलों में हम बात करते हैं नगर या मालव। देखो अभी हमने नगरी की बात की है, अब हम बात करने जा रहे हैं नगर या मालव, और ये कहां स्थित है? टोंक में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नैनवा स्थल कहां है? ये बूंदी में है। हम बात करते हैं भीनमाल, ये स्थल कहां है? जालोर में है। हम बात करते हैं तरखानवाला, और एक और स्थल है चक 84। ये दोनों स्थल कहां से मिले हैं? श्री गंगानगर। ठीक है, तो ये अन्य प्रमुख लोहयुगीन स्थल थे। नगर टोंक, नैनवा, बूंदी, भीनमाल, जालोर और तरखानवाला और चक 84 श्री गंगानगर। तो देखो इस प्रकार से हमारे ताम्र और लोहयुगीन स्थल क्या हो गए? समाप्त हो गए हैं। मतलब आदि ऐतिहासिक काल हमारा क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल में हम शुरुआत करेंगे महाजनपद काल से, एक एक करके हम आगे इतिहास को पढ़ेंगे। आज के लिए मैं इस क्लास में इतना ही चर्चा करूंगा आपसे। नेक्स्ट क्लास में पुनः लेके आऊंगा और आप इसी प्रकार से द सेविलियन इंस्टीट्यूट ऐप पर बने रहिएगा। धन्यवाद।